हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की जो पीटी 365 आता है। पीटी 365 इसमें हम राज्य व्यवस्था, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की देखेंगे। और ये क्लासरूम स्टडी मटेरियल यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक की है। तो ये अब क्या होगा, इसकी वीडियो भी यहाँ पे आएगा। पीटी 365 विजन आईएएस की, जो कि पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है 14 देख रहे थे, वो आ जाएगा आज शाम में, ठीक है। शाम बोलने से रात का 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा इस चैनल्स में। तो चलिए देखते हैं संविधान से जुड़े, ठीक है, मुद्दे। तो इसमें अगर सुर्खियों में देखा जाए तो सुर्खियों में जो था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो है सुर्खियों में क्या था, क्यों था। तो अगर यदि यहाँ देखें तो हम सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 123वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की आबादी में ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया। तो कितना, 10% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में सिन्हो आयोग की सिफारिश के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया है। तो कौन सा आयोग की सिफारिश पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया है? सिन्हो आयोग। और ये क्या है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 103वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है, उसके तहत ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी वर्गों के अंतर्गत नहीं आते। तो ईडब्ल्यूएस क्या है? जनरल, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ये किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है? ओबीसी एसटी एससी को इसके अंतर्गत ये नहीं दिया जाएगा। अगर यदि वो उसमें आरक्षण लेते हैं ओबीसी एसटी एससी में, तो उसको क्या है, वीकर सेक्शन की जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है। तो 15(6) और 16(6) को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है। हालांकि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए या नहीं। तो ये क्या है, जो राज्य सरकार है वो क्या है, स्वतंत्र है। वो उसमें जो ईडब्ल्यूएस की जो है आरक्षण देगा या नहीं देगा, इसके लिए क्या है, किसी प्रकार की दबाव उसमें केंद्र सरकार से नहीं है। वो स्वतंत्र है, अपना दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए प्रावधान करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है। तो ईडब्ल्यूएस को उन्नत बनाने के लिए क्या किया गया है? अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस हेतु 10% तक सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। तो शैक्षणिक संस्थान में क्या है, प्रवेश के लिए भी 10% तक का सीटों को आरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार का आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। तो ये जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का, वो क्या है, जो निजी शिक्षण संस्थान है, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, उस पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार का जो आरक्षण है वो। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 16 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकार नागरिकों के ईडब्ल्यूएस के लिए भी पदों पर 10% तक आरक्षण प्रावधान कर सकती है। तो इस अधिनियम के माध्यम से क्या है, अनुच्छेद 16 में भी संशोधन किया गया है। और इसके तहत क्या है, सरकारी नागरिकों, ठीक है, सरकार नागरिकों के जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो
सभी पदों पर ईडब्ल्यूएस के लिए सभी पदों पर 10% का आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। आगे देखिए हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है। तो एससी, एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण मिला है उसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस आरक्षण और 10% ये उसके अलावा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए योग्यता कोई व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए किए गए आरक्षण प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर यदि कोई व्यक्ति एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है तथा जिसका परिवार की सकल वार्षिक है और जिसका परिवार की जो सकल वार्षिक है 8 लाख रुपये से कम है, तो एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। और जिसका जो वार्षिक है, जिसका परिवार की 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख नहीं होना चाहिए, उसको क्या है ईडब्ल्यूएस की जो आरक्षण है वो मिलेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत निम्नलिखित शामिल किया गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत क्या क्या शामिल किया गया? जिनके पास 5 एकड़ की कृषि भूमि है, तो जिसके पास 5 एकड़ की कृषि भूमि है इसको क्या है शामिल नहीं किया गया। 5 एकड़ से कम है तो उसको आरक्षण मिलेगा। जिनके पास 1000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट है, अगर यदि 1000 वर्ग का आवासीय फ्लैट है तो भी उसको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिलेगा। 1000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए। जिनके पास अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज और उससे अधिक या अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज, तो नगर पालिका में 100 वर्ग गज और अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज का आवासीय भूखंड है, तो क्या होना चाहिए? अगर नगर पालिका में 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए और अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज से कम आवासीय भूखंड होगा, तब जाकर उसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रमुख बिंदु क्या क्या है? जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद। ठीक है, जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद। केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। क्या है? केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर जो है आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही ईडब्ल्यूएस को एक अलग और विशिष्ट श्रेणी माना गया है। ईडब्ल्यूएस को एक क्या है? अलग और विशिष्ट क्षेत्र माना गया है। एससी, एसटी, एससी, बीसी यानी कि ओबीसी, ठीक है, का अपवर्जन उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है। साथ ही यह दोहरे लाभों से बचने के लिए भी आवश्यक है। तो कोई भी दोहरे लाभ इसको नहीं ले। अगर यदि कोई ओबीसी ले रहा है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी लेना चाहे तो नहीं हो सकता। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। निजी शिक्षण संस्थानों में भी क्या है, जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 1992 में इंदिरा साहनीवाद में निर्णय दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो इंदिरा साहनीवाद में निर्णय दिया गया था कि आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं हो सकता है, किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समयों के लिए कठोर और अनुलंघनीय घोषित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह निर्णय केवल एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है, एससी, बीसी यानी ओबीसी, ठीक है, ओबीसी समुदाय पर ही लागू हुआ था, सामान्य वर्ग पर नहीं। तो ये जो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए वो एससी, एसटी और ओबीसी पर लागू था, सामान्य वर्ग के लिए लागू नहीं था। तो ये हम देखें क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो चर्चा में था, क्यों चर्चा में था इसके बारे में, ठीक है। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यहाँ पे सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण मिला। तो ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा, हम अन्य पिछड़े वर्ग का उप वर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी का जो क्या है उप वर्गीकरण है। अच्छा, इसका कुछ पहलू हम देख सकते हैं, जैसे ये जो है दिया हुआ इसका बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इससे यहाँ देखिए हम 103वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित अनुच्छेद 15 का 6 क्या कहता है? यह अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में पहले से उल्लेखित समुदाय या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है या शैक्षणिक संस्थानों में उनकी प्रवेश से संबंधित है। तो ये देख सकते हैं अनुच्छेद 15(6) क्या है, ये 15(4) और 15(5) के पहले उल्लेखित समुदाय या वर्गों के अलावा
आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसको उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार की सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है। 15(4) और 15(5) सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST और OBC से रिलेटेड है। अनुच्छेद 16(6) या अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बना। तो अनुच्छेद 16(6) क्या है? जो अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित समुदाय या वर्गों के अलावा अनुच्छेद 16 में जो समुदाय या वर्गों का उल्लेख किया गया है उसके अलावा जो सामान्य वर्ग के जो कमजोर अन्य वर्ग है उसकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(4) उन पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है जिनका राज्य की नज़र में सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये तो हम लोग देख लेंगे इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं अन्य पिछड़े वर्ग का उपवर्गीकरण। तो सुर्खियों में क्यों था ये, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल का सिफारिश जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल का फिर से विस्तार किया है। यह आयोग के कार्यकाल में 14वां विस्तार है। अब इस आयोग को 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तो ये देख सकते हैं इसको बढ़ा के 14वां बार जो रोहिणी आयोग है इसको जस्टिस रोहिणी आयोग को बढ़ा के ये 14वां विस्तार करके 31 जुलाई 2023 तक इसकी जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस आयोग का गठन OBC के उप वर्गीकरण के संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया है। तो रोहिणी आयोग का जो गठन किया गया है वो क्या है? OBC की जो उप वर्गीकरण है उसकी जांच करने के लिए किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? इस आयोग का गठन 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत किया गया था। तो रोहिणी आयोग का जो गठन है 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति को आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 340 क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उसकी जांच के लिए राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वह क्या करे? आयोग का नियुक्त कर सकता है। 2015 में राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC ने OBC को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो क्या है? 2015 में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उसने OBC को 3 श्रेणी में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसके वर्ग के समुदाय है, ठीक है। आगे देखें हम तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो इसमें वे वर्ग या समुदाय आते हैं, वे वर्ग या समुदाय शामिल होंगे जो OBC के भीतर भी सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इनमें आदिवासी जनजातियां, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियां सम्मिलित है जो अपने पारंपरिक व्यवसायों से जीवन यापन करते हैं। उसके बाद आता है अधिक पिछड़ा वर्ग, मोर बैकवर्ड क्लास। इसमें वो व्यवसायिक समूह शामिल होंगे जो अपने पारंपरिक व्यवसायों के साथ जीवन यापन करते हैं। तथा पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग ग्रुप C के अंतर्गत इसमें वे वर्ग शामिल होंगे जो तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ या उन्नत हैं। NCBC के अनुसार 11 राज्यों या संघशासित प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण हेतु OBC को उपवर्गीकृत तो ये जो है 11 राज्य, ये सब क्या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश OBC को उप वर्ग में विभाजित किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम स्थानीय निकायों, ठीक है। तो ये तो देख लिए, आप देख सकते हैं स्थानीय निकायों में OBC के लिए आरक्षण। स्थानीय निकायों में OBC के लिए आरक्षण क्या क्या है?
तो ये देखते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है। उसके बाद आगे देखें, उपयुक्त निर्देश संविधान के अनुच्छेद 243 यू के प्रावधान के आधार पर दिया गया है। अनुच्छेद 243 यू के अनुसार किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए चुनाव इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले संपन्न किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि जब तक कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ 2010 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई ट्रिपल टेस्ट शर्तों को पूरी नहीं किया जाता है, तब तक नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट शर्तें निम्नलिखित है। ट्रिपल टेस्ट शर्त क्या है? प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी की पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष आयोग का गठन करेगी। आयोग के प्रस्तावों के अनुरूप आरक्षण का अनुपात निर्धारित किया जाएगा। तो आयोग का जो प्रस्ताव के अनुरूप आरक्षण का अनुपात निर्धारण किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में समग्र आरक्षित सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो इसके किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव को कानूनी अवधि से अधिक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य सरकारों को ओबीसी के लिए आरक्षण पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। तो एसटी एससी के लिए क्या है, उसकी जनसंख्या के आधार पर क्या है, आरक्षण का प्रावधान करता है और राज्य सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए अनुमति दी गई है। अब देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट था राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव क्या था? जो 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है, तो ये भी क्या था, इम्पोर्टेंट था। सुर्खियों में हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। तो ये देख सकते हैं अप्रैल से लेकर है ना, तो मई जून ये सब में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वैधानिक प्रावधान, क्या क्या वैधानिक प्रावधान है वो तो देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं 15वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनका पद रिक्त होने जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के तहत इस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया को कार्यकाल की समाप्ति जो 5 वर्ष है से पहले पूरा किया जाना प्रावधान है। तो अगर यदि कोई राष्ट्रपति है और उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो चुनाव उससे पहले हो जाना चाहिए, इसे प्रावधान है। चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में जो निर्वाचन होता है, उसका चुनाव होता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देख लीजिए निर्वाचित सदस्य केवल होते हैं जो नमोनित होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो इसमें चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो राज्य विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, जो नमोनित होते हैं वो नहीं ले सकते। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसका नमूने निर्वाचित सदस्य, और इसमें अग्रलिखित शामिल नहीं है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य। तो देख सकते हैं मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं ले सकते और जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग नहीं ले सकते, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य। चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। ठीक है, चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। विजय उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने वाले आवश्यक मतों का कोटा हासिल करना। तो जो निर्वाचित होगा उसको एक आवश्यक मत का कोटा हासिल करना होता है और यह कोटा जो होता है डाले गए कुल वैध मतों, तो जितना डाला गया मत होता है उसका 50% +1, 50% से एक ज़्यादा लाना होता है।
इसमें जो है दल बदल विरोध कानून राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता। तो राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, दल बदल विरोध या दल बदल रोधी कानून राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता है। इस प्रकार निर्वाचक दलगत आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं है। तो निर्वाचक जो है जो चुनाव में भाग लेंगे वो क्या है, दल के आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। तो भारतीय चुनाव आयोग को क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। और ये अनुच्छेद 324 के तहत संसद सदस्य या संसद के वोट का मूल्य, संसद के वोट का मूल्य क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में एक संसद के वोट का मूल्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। तो ये जो होता है, क्या होता है, जब राष्ट्रपति चुनाव में संसद का जो वोट का मूल्य होता है, पूरे देश की जो जनसंख्या है उसको क्या किया जाता है, जितनी संसद है उसे डिवाइड करके, ठीक है, फिर 1000 से फिर उसको डिवाइड करके निकाला जाता है। इस प्रकार से उसकी जो है मत का वैल्यू निकाला जाता है, मूल्य निकाला जाता है। 1997 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से वोट का मूल्य 708 निर्धारित किया गया था। तो ये देख सकते हैं 1997 में जो है राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो संसद का वोट का मूल्य था 708 निर्धारित किया गया था। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा नहीं होने के कारण, जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं होने के कारण संसद सदस्य के वोट का मूल्य राष्ट्रपति चुनाव में 708 से घटकर 700 हो गया। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, अब जो है संसद नहीं है उसमें, इसलिए उसका जो राष्ट्रपति चुनाव में जो 708 वोट था, मूल्य था, वो घटकर 700 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग देखें। और इसके अलावा अन्य संबंधित तथ्य जैसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो ये तो हम देखेंगे। और क्या होता है, अलग अलग जो राज्य है उसकी जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उसकी जो वोट का मूल्य होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये थोड़ा हम देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 52 क्या करता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण में एकरूपता होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, भिन्न भिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधित्व होंगे उनके निर्धारण में एकरूपता होगा। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। और अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद हेतु पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। तो अनुच्छेद 57 के तहत क्या है, कोई भी राष्ट्रपति जो है अगर यदि राष्ट्रपति है तो फिर से वो राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र है, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। अनुच्छेद 58 क्या है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता होगा। तो देख लीजिए ये होना चाहिए, ठीक है। और देख सकते हैं राष्ट्रपति पद धारण करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति के पद हेतु पुनर्निर्वाचित, तो ये हम देख चुके हैं। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति की पद अवधि की समाप्ति से कोई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पद अवधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। तो अनुच्छेद 62 के तहत है क्या है, अगर यदि कोई राष्ट्रपति का जो पद है, पद अवधि समाप्त होने वाला है, उससे पहले ही फिर से नए राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव है वो करा लिया जाना अनिवार्य है। तो ये तो हम देख लिए हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। साथ में हम लोग उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था, तो उपराष्ट्रपति का भी थोड़ा देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट यहाँ दिया हुआ है अन्य संबंधित तथ्य में। भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, पहले हम इधर देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो ये दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, पहला राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के माध्यम से होता है। इसे संसद के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन
संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं। देख लीजिए इसमें क्या है, संसद के दोनों शामिल होते हैं। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव होता है। ऐसे चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे जो मनोनीत होते हैं वो भी यहाँ पे जो मत दे सकते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति को प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उनकी राय में घोर अव्यवस्थित या नियम विरुद्ध है तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश देने का अधिकार है। तो ये तो हम देख लें। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत में क्या है, एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। तो यहाँ निर्वाचक सदस्य नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ पे जो निर्वाचन होगा उन्हें मिलकर बने निर्वाचक मंडल से, यानी कि संसद के दोनों सदन जो नोमिनेट होंगे वो भी यहाँ भाग लेंगे। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। 5 वर्ष के लिए पद धारण। और अनुच्छेद 68 जो है, उपराष्ट्रपति की पद अवधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पद अवधि की समाप्ति से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ये क्या है, जब भी उसका पद अवधि समाप्त होने होंगे उससे पहले ही चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाएगा। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ये भी सुर्खियों में था। राष्ट्रपति और राज्यपाल क्यों था, हाल ही में केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि एजी पेरारीवलन के क्षमादान पर निर्णय लेने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ना कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास। तो ये जो है नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी प्रकार ये आगे दिखा जाएगा पूरी इसकी कंप्लीट पीटी 365 की। ठीक है, ये राज्य व्यवस्था है, उसके बाद हिस्ट्री वगैरह का भी आएगा। और टेस्ट सीरीज जो है दृष्टि है इसकी, वो आज रात में 10 बजे अपलोड हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।